नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं विद्यालय प्रबंध के अगला जो बिंदु है, अगला जो टॉपिक है उसमें है शैक्षणिक जो प्रबंधन है उसमें नेतृत्व की शैली का क्या महत्व होता है और विद्यालय के अंतर्गत नेतृत्व अपने आप में क्यों एक अहम पहलू, अहम स्थान रखता है। नेतृत्व होता क्या है? तो शैक्षणिक नेतृत्व का सबसे पहले अपन को क्या देखना है, अर्थ और परिभाषा देखनी है। तो देखिएगा मित्रों कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा विभाग तथा अन्य जो विद्यालयों में सभी प्रकार के जो व्यक्तियों को कार्य कराना पड़ता है, इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासन के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी RAS लेवल और IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, जो कि एक मुख्य दूरी होता है। जैसे राजस्थान का शिक्षा विभाग है तो उसका निदेशक एक बनेगा, वो एक IAS लेवल का होगा। फिर उप निदेशक आएगा, फिर उसके अंडर में और जो छोटे छोटे और कर्मचारी अधिकारी हैं वो सभी भी इसमें शामिल होंगे। तो जो एक मुख्य निदेशक होगा वो उनको किस प्रकार से कार्य करेगा, उसका नेतृत्व किस प्रकार का होगा, वो किस प्रकार से उन नीचे वाले कर्मचारियों को हैंडल करता है। तो अपने अपने कार्य को वह निर्वहन करते हैं तथा अन्य जो व्यक्तियों से आशा की जाती है, यानी अन्य जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनसे भी आशा की जाती है कि वे प्रशासन के आदेश के अनुसार कार्य करें। यानी प्रशासन, मुख्य अधिकारी जो आदेश देगा, सरकार जो आदेश देगी उसका पालन सभी को करना होगा। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक होता है, उपनिदेशक होता है, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य होता है, विभागाध्यक्ष होता है और अन्य कुछ वरिष्ठ अध्यापक, यानी इतने लोग मिलते हैं। ऊपर से लेकर के अगर नीचे तक की कड़ी को अगर देखा जाए तो सबसे पहले निदेशक बैठेगा, फिर उसके नीचे वो ये इसको ऑर्डर देगा, ये वाला नीचे वाले को ऑर्डर देगा, नीचे वाले उससे नीचे अपने अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको वो आदेश आगे से आगे देते रहते हैं और वो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। तो नेतृत्व कौन करता है? एक मुख्य अधिकारी करता है। कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में अपने ही उत्तरदायित्वों का निभाना पड़ता है, यानी उनको काम दिया जाता है उसको करना पड़ता है। इन प्रशासकों को ही शिक्षा के क्षेत्र में नेता या फिर समस्याओं का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। यानी ये जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जो कार्य करते हैं उनको क्या है कि प्रशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में ये नेता होते हैं और समस्याओं का विधिवत उनको ज्ञान भी होना चाहिए। यानी एक जो व्यक्ति होता है उसको कोई कार्य सौंपा जाए, उस कार्य से संबंधित उसको जो समस्या होती है उसका पता नहीं होगा तो वो उसका निदान कैसे करेगा, उसका निवारण कैसे करेगा, बल्कि उसको क्या है कि सभी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर अपन किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं कि ये काम आपके अधीनस्थ होगा, आपके अधीन होगा, आपके ऑर्डर से होगा, आपके आदेश से होगा, तो उस व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, मानते हुए उस समस्या का निदान करना चाहिए और कार्य का निर्वहन करना चाहिए। पाठ्यक्रम यानी अध्यापक होता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षक समस्याओं का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। यानी एक शिक्षक होता है उसको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या तो पाठ्यक्रम चल रहा है, क्या पाठ्यपुस्तक में कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाया जा रहा है और उनमें कौन कौन से बच्चों को सीखने में समस्याएं आ रही हैं, उनका सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि प्रशासकों को एक सम्यक ज्ञान, इन सभी चीज़ों का प्रशासक जो अधिकारी लोग होते हैं उनका इन चीज़ों का पहले से नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा तभी जाकर के वो अपना जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसको वो अच्छे से निर्देश दे पाएंगे। तो एक नेता के रूप में भूमिका निभानी पड़ती है एक शिक्षक को भी। समझ रहे हो बात को? आशा करता हूँ कि आपके ये बात आराम से समझ में आई होगी कि नेतृत्व का क्या मतलब होता है। नेतृत्व एक होता है मुख्य एक अधिकारी होता है, उसके अंडर अन्य जो अधिकारी होते हैं, उनके नीचे और अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से एक कड़ी के रूप में सभी मिलकर के कार्य करते हैं। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक नेतृत्व और उनका मतलब कार्य क्षेत्र क्या होता है? किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूक्ष्म सूझबूझ के से अनेक कार्यों को संपादित करता है। यानी नेता होता है वो अपनी सूझबूझ के अनुसार, नेता का मतलब यहाँ पर राजनेता से नहीं है, जबकि यहाँ पर एक अधिकारी के रूप में है, एक शिक्षक के रूप में है, एक मतलब निदेशक के रूप में है। तो वो एक नेता अपनी सूझबूझ से अनेक जो कार्य हैं उनको संपादित करता है और शिक्षक नेतृत्व को प्रभावी कार्यों को संपादित करता है। यानी शिक्षक होता है वो नेतृत्व के कारण सभी कार्य हैं उनको प्रभावी ढंग से संपादित है वो कर देता है। तो आशा करता हूं कि नेतृत्व की परिभाषा शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि एक संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व, यानी एक संगठन होता है। समझिए, जैसे अपन लोग अपने परिवार पर आते हैं, अपने परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, ठीक है, ये 10 सदस्य हैं। इस 10 सदस्यों में गिनती तो अपने पिताजी की, दादाजी की भी होती है, परंतु
इस परिवार को चलाने वाले एक दादाजी हैं, तो दादाजी यहाँ पर क्या करेंगे, नेता का काम करेंगे। उनके आदेश निर्देश अपन को सभी को मान्य होंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर है। शिक्षा विभाग में निदेशक होता है, उसका जो आदेश है, उसका जो निर्देश है वो अपन को मानना पड़ेगा। तो एक संगठन होता है, उस संगठन का कार्य संचालन करने के लिए एक नेतृत्व शक्ति की बहुत जरूरी होता है। नेता अपने जीवन में सफल इसीलिए होता है क्योंकि वो अच्छे और बुरे सभी को क्या रहता है, सम्मिलित रूप से रखता है, आराम से संतुलन बनाए रखता है। अपने जो वोटिंग क्षेत्र होता है, अपना जो क्षेत्र होता है, उसमें वाद विवाद नहीं होने देता है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होने देता है, इसीलिए वो नेता कहलाता है। तो नेतृत्व शक्ति की जो उपयोगिता है उसको स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है और शैक्षिक नेतृत्व प्रमुख कार्यों का इसमें संपादन है वो किया जाता है। तो ये एक नेतृत्व के रूप में परिभाषा थी। अब देखिए रेमसेर तथा अन्य, इनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। रेमसेर तथा अन्य के द्वारा एक छोटी सी मतलब एक परिभाषा के रूप में दी गई है। उस परिभाषा का भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, इन्होंने बताया कि ओहियो विश्वविद्यालय की शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों में निम्नलिखित 9 क्षेत्रों को गिनाया गया। यानी रेमसेर के द्वारा ओहियो एक विश्वविद्यालय है, उसमें शिक्षा महाविद्यालय या जो विद्यालय हैं उसमें 9 क्षेत्र बताए हैं। उन 9 क्षेत्रों में मतलब किस प्रकार से अपन को कार्य करना है। जैसे कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना, यानी अपने को कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं उनको पहले निश्चित करना कि अपन को ये काम करने हैं। नीति का निर्धारण करना कि अपन को कार्य कैसे करना है, एक नीति बनाई जाती है, एक कार्य की योजना बनाई जाती है। फिर कार्यों का निश्चय करना कि यह कार्य इतने समय में समाप्त हो जाना चाहिए। फिर आता है प्रशासनिक कार्यों तथा उनके ढांचों का समन्वय, यानी प्रशासनिक कागजी जो कार्यवाही होती है उनको सही तरीके से ढांचे से समन्वय उनका करना, और फिर उसको फील्ड पे उतारना, यानी मतलब धरातल पर उतारना। एक तो कागजों में होता है काम, एक धरातल पर होता है। प्रभाव उसका मूल्यांकन करना, फिर प्रभाव रूप से शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ में मिलकर कार्य करना, यानी समाज के लोगों को भी इसमें साथ रखना पड़ेगा। यानी एक शिक्षक होता है उसमें सामाजिक गुण होने बहुत ही जरूरी हैं, वरना वो अपने विद्यार्थियों के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर सकता है। सामाजिक शैक्षणिक समानों का उपयोग भी करना, यानी समाज में जो भी शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में जो मतलब प्रभावित कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनका सहयोग भी लेना जरूरी है, उनका उपयोग भी लेना जरूरी है। समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज के बगैर तो कोई हो भी नहीं सकता। संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय भी करना चाहिए, यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनसे जिन बातों के बारे में अपन को पता नहीं है तो उन अधिकारियों से पूछ करके, या फिर अपने सहकर्मियों से पूछ करके, या फिर समाज के लोगों से पूछ करके, यानी सहायक व्यक्तियों के विचार भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये 9 क्षेत्र हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली में कितने क्षेत्र बताए हैं रेमशेर के द्वारा, तो 9 क्षेत्र बताए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इनमें नहीं है, तो ये 8-9 अपन को याद करने हैं कि कार्यों के उद्देश्यों का निश्चित करना, नीति निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना, प्रशासनिक कार्यों तथा ढांचे का समन्वय करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना, शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलना, सामाजिक शैक्षिक समाधानों का उपयोग, समाज के व्यक्तियों का सहयोग, संबंधित शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों पर विचार करना। फिर इनके बाद में आता है कि उक्त कार्यों का संपादन करने में ही शैक्षिक नेतृत्व शक्ति की परीक्षा भी होती है, यानी शिक्षा में नेतृत्व शैली की जो परीक्षा होती है वो भी होती है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से इनको प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। तो शैक्षिक जो नेतृत्व है, शैक्षिक नेतृत्व के द्वारा यदि उद्देश्यों की गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत निश्चित किया जाता है, यानी गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद में उनको निश्चय किया जाता है तथा उनकी उपयुक्त नीतियों को निर्धारण किया जाता है, यानी उपयुक्त जो नीतियां हैं उनका निर्धारण किया जाता है, और किए जाने वाले कार्यों का नेताओं के द्वारा ठीक प्रकार से अवलोकन किया जाता है, और जो कार्य किए जाते हैं उनको ठीक प्रकार से नेताओं के द्वारा उसका अवलोकन भी किया जाता है, तो कार्य सफलता में कोई संदेह नहीं रहता, यानी कार्य की सफलता होने से इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। साधारण भाषा में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व जो है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में या विद्यालय में जो नेतृत्व किया जाता है, उसके द्वारा यदि उद्देश्यों को गंभीरता से विचार करने के बाद में निश्चय, यानी अपन निश्चित उद्देश्य बनाते हैं और गंभीरता से उन पर विचार कर लेते हैं और ये निश्चित किया जाता है तथा उनकी उपयुक्त जो नीतियां निर्धारण की गई थी, यानी ये काम अपन को करने हैं, उनको नीतियों को निर्धारण किया जाता है, और किए जाने वाले कार्यों को नेताओं की द्वारा ठीक प्रकार से उसका अवलोकन किया जाता है, यानी जो नेतृत्व करता है शिक्षक है वो उनका ठीक प्रकार से अवलोकन कर लेता है कि किसी काम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो कार्य सफलता का कोई इसमें संदेह नहीं रहता है कि कार्य 100% सफल हो गया। शैक्षिक नेता जो हैं वो शिक्षण संस्थानों के लिए सजग प्रहरी होता है। शैक्षिक नेता शिक्षण संस्थानों के लिए सजग प्रहरी होता है, और संस्थान के
लिए समाज की जो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी संस्था के लिए समाज की जो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उनका लाभ उठाने में शैक्षिक नेता की अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। यानी शैक्षिक नेता होता है वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। वस्तुतः किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य नेता, यानी वस्तुतः देखा जाए तो विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन होता है, नेता कौन होता है, प्रधानाचार्य होता है। समझ गए बात को। अगर परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि विद्यालय का नेता कौन होगा, तो प्रधानाचार्य नेता होगा, क्योंकि उसके आदेश निर्देश के अंतर्गत सारे अध्यापक हैं, सभी बच्चे वगैरह हैं, वो अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो उपयुक्त व्यवहार को देख करके, यानी प्रधानाचार्य के व्यवहार को देख करके ही समाज के व्यक्ति उस विद्यालय की उन्नति में सहायक होते हैं। यानी उसका व्यवहार अच्छा होगा प्रधानाचार्य का, तो समाज के लोग, गांव के लोग, वो भी उन विद्यालय में मतलब सहयोग करेंगे, किसी काम में कोई दिक्कत आती है तो, अन्यथा नहीं करेंगे। तो व्यवहारिक होना बहुत ही जरूरी होता है। और विद्यालय का नेता प्रधानाचार्य होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके विपरीत प्रधानाचार्य का स्वभाव और व्यवहार की कटुता अगर समाज के व्यक्तियों को कट्टर शत्रु तो बना देती है, यानी व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो वो समाज के व्यक्तियों को शत्रु ही बनाएगी समाज को, क्योंकि कोई उसके संपर्क में नहीं आएगा, वो फालतू में लड़ाई झगड़ा करेगा, विद्यार्थियों से करेगा, अपने सहकर्मियों के साथ में करेगा, समाज से कोई गार्जियन आया परिवार से तो उसके साथ करेगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो वो समाज के व्यक्तियों को कट्टर शत्रु भी बना देती है। तो व्यवहार पर सारी कहानी टिकी हुई है। साथ ही इन सभी सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय के प्रति उदासीन बना देती है, यानी सभी जो समाज के व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं विद्यालय के प्रति, उसको उदासीन बना देती है। क्योंकि ऐसा जब इस प्रकार का होता है, प्रधानाचार्य इस प्रकार का होता है कि जाते ही वो गाली गलौज करने लग जाता है, तो कौन उसके साथ में या उनके पास में बैठने की जरूरत करेगा। कहा जा सकता है कि विद्यालय की सतत उन्नति की मूल में शैक्षिक नेता की कार्यशैली तथा उसका कुशल व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रही सही बात एक है कि विद्यालय की अगर आप उन्नति चाहते हो तो प्रधानाचार्य का व्यवहार बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए भी, विद्यालय के लिए भी, सहकर्मियों के लिए भी, समाज के व्यक्तियों के लिए भी, सबके लिए सारी दूरी टिकी हुई किस पर है, प्रधानाचार्य के व्यवहार पर टिकी, यानी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नेता के द्वारा अपने आश्रित व्यक्तियों के साथ में शिक्षण संस्थान की प्रगति के संबंध में यदा कदा विचार विनिमय करना भी, साथियों के साथ विद्यालय की उन्नति के लिए विचार करना और वास्तव में सामाजिकों की सहानुभूति तथा सद्भावना को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, समझिएगा इस बात को कि नेता के द्वारा यानी प्रधानाचार्य के द्वारा अपने आश्रित यानी जो अध्यापक होते हैं ना, उन आश्रित व्यक्तियों के साथ में शिक्षण संस्था है यानी विद्यालय की जो संस्था है उसमें प्रगति अगर अपन चाहते हैं तो उसके संबंध में यदा कदा विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि एचएम है वो अपने आदेश निर्देश देता रहे, चाहे उसमें लाभ हो चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, परंतु ऐसा नहीं है। अपने अध्यापकों के विचार भी उसको जानने चाहिए, विचार विनिमय करना चाहिए तथा साथियों के साथ विद्यालय की उन्नति में विचार करना तथा वास्तव में सामाजिक जो लोग हैं ना, समाज के लोग, उनकी सहानुभूति तथा उसकी सद्भावना को प्राप्त करना भी एक एचएम के लिए या प्रधानाचार्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। समाज के लोगों की बात भी सुननी चाहिए और अपने अधीन जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए। ये नहीं है कि अपना ही अपना विचार थोपता रहे उन पे। शैक्षिक जो नेतृत्व है उसके द्वारा सभी कार्यों को करने में सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए। उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए एचएम में, योजना बनानी होनी चाहिए, व्यवस्था करने की, प्रभाव डालने की, यानी अपने विचार रखे तो सामने वाला प्रभावित हो, विचार विनिमय में यानी विचार जानना भी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए और सामने वाले के जानने भी बहुत जरूरी है। समन्वय करना भी जरूरी है हर चीज़ में। ये नहीं है कि फायदा ही फायदा देखना शुरू कर दे कि बढ़िया बढ़िया बच्चों को पीट पीट कर पढ़ा करके अच्छा अच्छा रिजल्ट, तो ये नहीं है। उनके खेलकूद का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी मानसिक योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए, सारे तरीके का, और मूल्यांकन अंत में करना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं। आप 5-7 चीज़ें याद रख लीजिएगा कि शैक्षिक नेतृत्व के द्वारा इन कार्यों को करने में सदैव सजग रहना चाहिए। ये कार्य हैं निर्णय करना, योजना बनाना, व्यवस्था करना, प्रभाव डालना, विचार विनिमय करना, समन्वय करना तथा मूल्यांकन करना। ठीक है, यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ग्रेग के द्वारा संपादित शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों तथा रिमिशेर के कार्यों में अधिक भिन्नता नहीं है। यानी ये ग्रेग एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा जो शैक्षिक नेतृत्व कार्य दिए हैं तथा रेमशेर के अपन ने पीछे पड़े थे उनके द्वारा जो कार्य दिए हैं उनमें कोई भिन्नता ज़्यादा नहीं है। व्यवस्था करने का कार्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी उसको व्यवस्थित करना भी बहुत ही जरूरी होता है। यानी कार्य दोनों ने सेम ही दिए हैं। और क्योंकि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति तथा निर्माण की जो योजना है वो वस्तुतः उचित व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। निर्माण की जो योजना है वो वस्तुतः उचित व्यवस्था पर आधारित होगी तथा योग्य नेता के द्वारा कार्य सफलता हेतु व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। उचित व्यवस्था की उत्तम अनुशासन को वह जन्म भी देती है, यानी उचित व्यवस्था होती है वो उत्तम अनुशासन को जन्म भी देती है। उदाहरणार्थ किसी भी विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने साथी
अध्यापकों के साथ, यानी प्रधानाचार्य होता है वो अपने साथी अध्यापक होते हैं उनके साथ विशेष उत्सव को आयोजित करने की योग्य बनाते हैं। यानी विशेष कोई उत्सव है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वार्षिक उत्सव है, उसकी कोई योजना बनाते हैं, उसको योग्य बनाते हैं। अथवा अध्यापकों के द्वारा छात्रों को आयोजनों में बैठने उठने तथा सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने की सुशिक्षा भी दी जाती है। यानी विद्यार्थियों को इस प्रकार से सिखाया जाता है कि जो अपना कार्यक्रम होगा, अपना जो उत्सव होगा, उसमें आपको किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से आने वाले गार्जियंस के चरण छूने हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत करना है, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी सुशिक्षा उसी में दी जाती है। जिससे क्या है कि विद्यालय का अनुशासन भंग नहीं होता है। कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को अनुशासन के प्रति सजग रहने के लिए पहले ही तैयार कर लिया जाता है, तो संपूर्ण उत्सव एवं आयोजनों में पूर्ण सफलता मिलती है। यानी कोई अपन आयोजन करते हैं विद्यालय में, 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि उत्सव मनाए जाते हैं, जयंती वगैरह मनाई जाती हैं, बाल सभाएं आयोजित की जाती हैं, तो उन सभी में विद्यार्थियों को क्या है कि अनुशासन में रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ शिक्षकों को ऐसा आदेश दिया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा कि आपको अनुशासन बनाए रखना है, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है। समझ रहे हो ना बात को? तो वह उत्सव का आयोजन बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी अपूर्व आत्मगौरव की अनुभूति भी होती है, क्योंकि एचएम होता है वो उसमें बोल नहीं सकता है प्रधानाचार्य, इसलिए उसको भी अगर अनुशासन में रहेंगे, बाहर से आने वाले जो गार्जियंस वगैरह हैं और अन्य जो समाज के लोग आने वाले हैं, वो भी कहेंगे कि विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा है, सभी बिल्कुल सुशिक्षित तरीके से बैठे हुए हैं, आराम से अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसको देख करके अच्छा लगा। तो मतलब प्रधानाध्यापक होगा उसको आत्मगौरव की अनुभूति होगी, यानी अपने आप में खुद अच्छा महसूस होगा, है ना। अच्छी बात कहेंगे तो अच्छा ही महसूस होगा। अगर वहाँ पर ही बच्चे उर्धंग करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी का कहना ही नहीं मान रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर एचएम की बेइज्जती होती है। यानी परिवार में बच्चा जब कोई गलती कर जाता है तो पिताजी या फिर दादाजी को ही नीचा देखना पड़ता है, बच्चे को कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो यूं ही उर्दंग करता रहता है। वही स्थिति यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, सब यही कहते हैं कि आप इनको सिखाया क्या है, आपने पढ़ाया क्या है, आपने कैसी शिक्षा दी है। बेचारे को यहाँ पर बेइज्जती, इसका मरण इसका होता है, एचएम का होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर अच्छी बात कहेंगे तो उनको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा कि हाँ मेरे विद्यालय की तारीफ हो रही है, मैं विद्यालय में सही से संचालन कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि शैक्षिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नेतृत्व की शैली के बारे में आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपने मित्रों तो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। ये देखिए 5-4 जो टॉपिक अपन ने शुरू में पढ़े हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 1-2 मिनट का आपका मैं समय लूँगा। ये अपन ने पीछे 4-5 जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन है, फिर शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन है, फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण पढ़ा, फिर संस्थागत नियोजन पढ़ा, और आज अपन ने जो पढ़ा है वो शैक्षिक प्रबंधन का नेतृत्व। ये 5 टॉपिक इस प्रकार के हैं, अगर आप पुस्तक से पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। सच्चाई ये है, ये ऐसे टॉपिक हैं, इसको 2, 3, 4, 5 बार पढ़ना पुस्तक से, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। और आपको मतलब क्या है कि कॉमन सेंस से करने होंगे, ये खुद का सेंस काम में करेगा, इसमें बना करके प्रश्न देगा। किताबी नॉलेज के प्रश्न विद्यालय प्रबंध से इन टॉपिकों से बिल्कुल ही कम आने के चांसेस हैं। जहाँ पर आएंगे वो मैंने आपको वीडियोज में बता भी दिया है कि यहाँ से प्रश्न बना सकता है अगला, अन्यथा वो क्या है कि बना के ऑप्शन देगा, बना के प्रश्न बनाएगा प्रश्न पत्र में एग्जाम में, तो कॉमन सेंस से उनको सोल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि ये सारी सामाजिक क्षेत्र की बातें हैं, अपने समाज की, अपने विद्यालय की, अपने परिवेश की, अपने क्षेत्र की, सारी वो बातें हैं। तो आशा करता हूँ आपको बात आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।